एवरीवन, वेलकम टू नेक्स्ट जेन पीसीएस चैनल। जैसा कि आप सभी लोगों को पता होगा कि हम एम लक्ष्मीकांत की इंडियन पॉलिटी के जो बुक है उसके हैंड रिटन नोट्स को पढ़ा रहे हैं और उसको हम अपने टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड कर रहे हैं। तो इसमें हम इसके जो 3 चैप्टर्स हैं उसको कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम इसके चौथे चैप्टर को देखेंगे जो है संविधान की प्रस्तावना के बारे में या प्रिएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, जो प्रस्तावना है इसको सर्वप्रथम अमेरिकी संविधान में शामिल किया गया था। उसके बाद कई देशों ने इसे अपनाया जिनमें भारत भी शामिल है। प्रस्तावना संविधान के परिचय अथवा भूमिका को कहते हैं, यानी कि ये संविधान का परिचय या फिर भूमिका होती है। इसमें संविधान का सार होता है। प्रख्यात न्यायविद व न्याय संवैधानिक विशेषज्ञ N.A. पालकीवाला ने प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र कहा है। ठीक है, ये स्टेटमेंट आप लोग याद रखिएगा। और सर्वप्रथम किस देश ने अपनाया था ये भी याद रखिएगा। भारतीय संविधान की प्रस्तावना पंडित नेहरू द्वारा बनाए गए और पेश किए गए एक संविधान सभा द्वारा अपनाए गए उद्देश्य प्रस्ताव पर आधारित थे। इसको मैं पहले भी आप लोगों को पढ़ा चुकी हूँ। संविधान के निर्माण के समय की जो उद्देश्य प्रस्ताव है इसको किसने पेश किया था? जवाहरलाल नेहरू ने पेश किया था। ठीक है, इसे 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा संशोधित किया गया। प्रस्तावना को कब संशोधित किया गया है? 42वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट द्वारा 1976 में से संशोधित किया गया, जिसने इसमें समाजवादी धर्मनिरपेक्ष और अखंडता जैसे शब्दों को इसने शामिल किया। ठीक है, चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। अब अपना जो संविधान है इसको कैसे पढ़ते हैं या फिर इसका पूरा क्या है, पूरी संविधान की जो प्रस्तावना है, ठीक है, उसको हम एक नज़र में पहले देख लेते हैं और पढ़ के देखते हैं ये क्या है। ठीक है, हमारे संविधान की जो प्रस्तावना है उसको हम पढ़ते हैं। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म और उपासना की स्वतंत्रता प्रतिष्ठा अवसर की समता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत अधिनियमित और आत्मसमर्पित करते हैं। ठीक है, अब हमारी जो संविधान की जो प्रस्तावना है इसके एक एक शब्द ही बहुत ही महत्वपूर्ण है। एग्ज़ाम की दृष्टि से एक एक शब्द का अर्थ पूछता है और ये भी पूछ लेता है कि किन शब्दों का इसमें इस्तेमाल है या नहीं है। ठीक है, जैसे पूछ लेगा कि न्याय कितने प्रकार की न्याय की बात की गई है, कितने प्रकार की स्वतंत्रता की बात की गई है, समानता कितने प्रकार की है और बंधुत्व कितने प्रकार की बात की गई है, या फिर इसमें समाजवादी पंथ निरपेक्ष और लोकतांत्रिक गणराज्य की बात की गई है अथवा नहीं। ऐसे शब्दों को आपके सामने एग्ज़ाम में रख देगा और आपको बताना होगा कि इन शब्दों का इस्तेमाल हमारे संविधान में हुआ है या नहीं। ठीक है, आइए देखते हैं हमारे प्रस्तावना के जो तत्व हैं वो कौन कौन से हैं। हमारे प्रस्तावना में मुख्य रूप से 4 तत्व हैं। कितने? मुख्य रूप से 4 तत्व हैं। पहला है संविधान के अधिकार का स्रोत। ठीक है, प्रस्तावना जो है वो कहती है कि भारत का जो है संविधान भारत के लोगों से शक्ति अधिग्रहित करता है, मतलब भारत की जनता से शक्ति लेता है। दूसरी, भारत की प्रकृति। प्रस्तावना ये घोषणा करती है कि भारत जो है एक संप्रभु समाजवादी
धर्मनिरपेक्ष और लोकतंत्रात्मक गणतांत्रिक देश है। ठीक है, ऐसे ही आप प्रस्तावना पढ़ते समय इन सभी शब्दों को आप वहाँ पे देखे हैं। तीसरा है संविधान का उद्देश्य। इसके अनुसार न्याय, स्वतंत्रता, समता, बंधुत्व ये हमारे संविधान के उद्देश्य हैं। और संविधान के लागू होने की तिथि जो है वो है 26 नवंबर 1949। अर्थात इन सभी शब्दों का उपयोग हमारे एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। और ये तत्व भी कि ऐसे एग्ज़ाम में पूछ लेता है कि जो भारत का संविधान है किससे शक्ति अधिगृहित करती है, तो ये आपको पता होना चाहिए। वहाँ पे संसद, न्यायपालिका, कार्यपालिका या फिर लोगों से अधिगृहित ऐसे ऑप्शन देगा जिसमें से आपको इस ऑप्शन को चुनना होगा। ठीक है, भारत की प्रकृति पूछ ले अगर, तो ये हमारे प्रस्तावना में स्पष्ट शब्दों में लिखा हुआ है, तो ये आपको पता होना चाहिए। उद्देश्य भी इसका आपके दिमाग में क्लियर होना चाहिए। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे की ओर, देखते हैं प्रस्तावना में हमारे जो मुख्य शब्द हैं वो कौन कौन से हैं। ठीक है, हमारे प्रस्तावना में मुख्य शब्दों में सबसे पहले नंबर पे है संप्रभुता। ठीक है, संप्रभुता का आशय क्या होता है कि भारत न तो किसी अन्य देश पर निर्भर है और न ही किसी अन्य देश का डोमिनियन है। ठीक है, न ही किसी अन्य देश पर निर्भर है और न ही किसी अन्य देश का डोमिनियन है। ठीक है, इसके ऊपर और कोई भी शक्ति नहीं है और यह अपने मामलों का निस्तारण करने के लिए स्वतंत्र है, यानी कि ये किसी के निर्णय को मानने के लिए बाध्य नहीं है। यद्यपि 1949 में भारत ने राष्ट्रमंडल की सदस्यता स्वीकार करते हुए ब्रिटेन को इसका प्रमुख माना, तथापि संविधान से अलग ये घोषणा किसी भी तरह से भारतीय संप्रभुता को प्रभावित नहीं करती। इसी प्रकार भारत की संयुक्त राष्ट्र में सदस्यता उसकी संप्रभुता को किसी मायने में सीमित नहीं करती है। ठीक है, एक संप्रभु राज्य होने के नाते भारत किसी विदेशी सीमा का अधिग्रहण अथवा किसी अन्य देश के पक्ष में अपनी सीमा को किसी हिस्से पर से दावा छोड़ सकता है। ठीक है, ये भारत के ऊपर है, इसके डिसीजन में किसी दूसरी देश का इंटरफेयर नहीं है। दूसरी जो हमारी मुख्य शब्द है वो है समाजवादी। ठीक है, वर्ष 1976 के 42वें संविधान संशोधन से पहले भी भारत के संविधान में नीति निर्देशक सिद्धांतों के रूप में समाजवादी लक्षण मौजूद थे। ठीक है, 1976 के पहले दूसरे शब्दों में जो बात पहले संविधान में अंतर्निहित थी उसे स्पष्ट रूप से जोड़ दिया गया। और फिर कांग्रेस पार्टी ने समाजवादी स्वरूप को स्थापित करने के लिए 1955 में आवाड़ी सत्र में एक प्रस्ताव पारित कर उसके अनुसार कार्य किया। ठीक है, यह बात ध्यान देने योग्य है कि भारतीय समाजवाद लोकतांत्रिक समाजवाद है, ना कि साम्यवादी या फिर राज्याश्रित समाजवाद। साम्यवादी समाजवाद में क्या होता है, उत्पादन और वितरण के सभी साधनों का राष्ट्रीयकरण और निजी संपत्ति का उन्मूलन शामिल हो जाता है, यानी कि उस पर सरकार का दावा होता है। ठीक है, लोकतांत्रिक समाजवाद मिश्रित अर्थव्यवस्था में आस्था रखती है। जो लोकतांत्रिक समाजवाद है उसकी आस्था जो है या विश्वास जो है वो मिश्रित अर्थव्यवस्था में होती है। ठीक है, जहाँ सार्वजनिक और निजी क्षेत्र साथ साथ मौजूद रहते हैं। जैसे कि सर्वोच्च न्यायालय भी कहता है, लोकतांत्रिक समाजवाद का उद्देश्य गरीबी, उपेक्षा, बीमारी व अवसर की असमानताओं को समाप्त करना है। ठीक है, भारतीय समाजवाद मार्क्सवाद और गांधीवाद का मिला जुला रूप है, जिसमें गांधीवादी समाजवाद की ओर ज़्यादा झुकाव है। किसमें? गांधीवादी समाज की ओर ज़्यादा झुकाव है। उदारीकरण, निजीकरण एवं वैश्वीकरण की नई आर्थिक नीति जो कि कब आई थी? 1991 में आई थी, ने भारत के समाजवादी प्रतिरूप को थोड़ा लचीला बना दिया है। ठीक है, अगला हमारा शब्द है वो है धर्मनिरपेक्ष। धर्मनिरपेक्ष को भी 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा जोड़ा गया था, जैसा कि उच्चतम न्यायालय ने भी 1974 में कहा था। यद्यपि धर्मनिरपेक्ष राज्य शब्द का स्पष्ट रूप से संविधान में इसका उल्लेख नहीं है। ठीक है, धर्मनिरपेक्ष जो है इसका स्पष्ट रूप से संविधान में उल्लेख नहीं है।
उल्लेख नहीं है। ठीक है। तथापि इसमें कोई संदेह नहीं है कि संविधान निर्माता ऐसे ही राज्य की स्थापना करना चाहते थे। इसलिए संविधान में अनुच्छेद 25 से लेकर 28 तक, जो कि धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार देता है, जोड़े गए हैं। भारतीय संविधान में धर्मनिरपेक्षता की सभी अवधारणाएं विद्यमान हैं, अर्थात हमारे देश में सभी धर्म समान हैं और उन्हें सरकार का समान समर्थन प्राप्त है। किसी को विशेष प्रकार का समर्थन प्राप्त हो ऐसा नहीं है। ठीक है। चलिए अगली विशेषता को देखते हैं। हमारी अगली व्यवस्था अगली मुख्य जो तत्व है वो है लोकतांत्रिक शब्द। ठीक है। संविधान की प्रस्तावना में एक लोकतांत्रिक राज्य व्यवस्था की परिकल्पना की गई है। यह प्रचलित संप्रभुता के सिद्धांत पर आधारित है, अर्थात सर्वोच्च शक्ति जनता के हाथ में है। इसके हाथ में सर्वोच्च शक्ति जनता के हाथ में है। एग्ज़ाम में अक्सर कंफ्यूज करने के लिए जनता की जगह संसद दे देता है, तो उसको आप टिक नहीं करिएगा, क्योंकि सर्वोच्च शक्ति जो है हमारे देश में वो जनता के हाथ में है। ठीक है। अब लोकतंत्र दो प्रकार का होता है, एक है प्रत्यक्ष लोकतंत्र, एक है अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। प्रत्यक्ष लोकतंत्र ऐसे देशों में अपनाया जाता है जहाँ की जनसंख्या कम होती है, जैसे कि स्विट्जरलैंड। जबकि अप्रत्यक्ष लोकतंत्र जहाँ पे बहुत ही जनसंख्या और विविधता हो वहाँ पे अपनाई जाती है। ठीक है। प्रत्यक्ष लोकतंत्र में मुख्य रूप से जो इसके इक्विपमेंट्स हैं या औजार कह सकते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं: परिप्रेक्षा, पहल, प्रत्यावर्तन या प्रत्याशी को वापस बुलाना और जनमत संग्रह। ठीक है। इसको एक्सप्लेन करके हम आगे समझेंगे, लेकिन अभी के लिए केवल हम जो मुख्य तत्व हैं उन्हें ही हम समझेंगे कि हमारे प्रस्तावना में मुख्य शब्द कौन कौन से हैं। ठीक है। अप्रत्यक्ष लोकतंत्र भी 2 प्रकार की होती है, एक होती है संसदीय लोकतंत्र और एक होती है राष्ट्रपति के अधीन लोकतंत्र। ठीक है। दूसरी ओर अप्रत्यक्ष लोकतंत्र में लोगों द्वारा चुने गए प्रतिनिधि सर्वोच्च शक्ति का इस्तेमाल करते हैं और सरकार चलाते हैं। ठीक है। इस प्रकार के लोकतंत्र को हम प्रतिनिधि लोकतंत्र भी कहते हैं। अप्रत्यक्ष लोकतंत्र को हम प्रतिनिधि लोकतंत्र भी कहते हैं। ठीक है। भारतीय संविधान में प्रतिनिधि संसदीय लोकतंत्र की व्यवस्था है, जिसमें कार्यकारिणी अपनी सभी नीतियों और कार्यों के लिए विधायिका के प्रति जवाबदेह है। यह आप लोगों को पता है। वयस्क मताधिकार, सामयिक चुनाव, कानून की सर्वोच्चता, न्यायपालिका की स्वतंत्रता व भेदभाव का भाव भारतीय राज्य व्यवस्था के लोकतांत्रिक लक्षण के ही स्वरूप हैं। ठीक है। संविधान की प्रस्तावना में लोकतांत्रिक शब्द का इस्तेमाल बृहद रूप से किया गया है, जिसमें न केवल राजनीतिक लोकतंत्र बल्कि सामाजिक व आर्थिक लोकतंत्र को भी शामिल किया गया है। ठीक है। इस पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने 25 नवंबर 1949 को संविधान सभा में दिए गए एक अपने समापन भाषण में विशेष बल देते हुए कहा था कि राजनीतिक लोकतंत्र तब तक अस्थायी नहीं बन सकता जब तक कि उसके मूल में सामाजिक लोकतंत्र ना हो। अर्थात ये चाहते थे लोकतांत्रिक जो सामाजिक लोकतंत्र है इसके मूल में जो लोकतंत्र हमारा है तब तक अस्थायी नहीं होगा जब तक सामाजिक लोकतंत्र इसके मूल में शामिल नहीं होगा। सामाजिक लोकतंत्र को ये ज़्यादा महत्व देते थे। ठीक है। सामाजिक लोकतंत्र का क्या अर्थ है? इसका अर्थ है वह जीवन शैली जो स्वाधीनता, समानता तथा भ्रातृत्व को मान्यता देती है। सामाजिक लोकतंत्र स्वाधीनता, समानता और भ्रातृत्व के सिद्धांत को ये मान्यता देती है। वो कौन है? सामाजिक लोकतंत्र है। ठीक है। तीनों को मिलाकर एक त्रयी के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए। ये आपस में मिलकर एक त्रयी की रचना इस अर्थ में करते हैं कि यदि इनमें से एक को भी अलग कर दिया जाए तो लोकतंत्र का उद्देश्य ही पराजित हो जाता है। यानी कि इन तीनों को अलग अलग करके नहीं देखना चाहिए, बल्कि ये एक ही हैं, इनको त्रयी के रूप में देखा जाना चाहिए। ठीक है। ऐसे एग्ज़ाम में भी एक बार पूछा था कि सामाजिक लोकतंत्र में त्रयी जो है वो किनको मिला के बनती है, तो ये आपके दिमाग में होना चाहिए: समानता, स्वाधीनता और भ्रातृत्व।
स्वाधीनता को समानता से अलग नहीं किया जा सकता और समानता को स्वाधीनता से अलग नहीं किया जा सकता। उसी प्रकार स्वाधीनता और समानता को भ्रातृत्व या बंधुत्व से भी अलग नहीं किया जा सकता। समानता के अभाव में स्वाधीनता से कुछ का आधिपत्य अनेक पर स्थापित होने की स्थिति बनेगी। समानता बिना स्वाधीनता के वैयक्तिक पहल अथवा उद्यम को समाप्त कर देगी। इसी संदर्भ में सर्वोच्च न्यायालय ने 1997 में व्यवस्था दी, संविधान एक समत्वपूर्ण सामाजिक व्यवस्था की स्थापना का लक्ष्य रखता है, जिससे कि प्रत्येक नागरिक को भारत गणराज्य के सामाजिक एवं आर्थिक लोकतंत्र में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय प्रदान किया जा सके। ठीक है, अगला जो शब्द है वो है गणतंत्र। एक लोकतांत्रिक राज्य व्यवस्था को दो वर्गों में बांटा जा सकता है, पहला राजशाही और दूसरा गणतांत्रिक। ठीक है, राजशाही व्यवस्था में राज्य का प्रमुख आमतौर पर राजा या रानी उत्तराधिकारिता के माध्यम से पद पर आसीन होते हैं, जैसे कि हमारे ब्रिटेन में होता है। वहीं गणतंत्र में राज्य प्रमुख हमेशा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से एक निश्चित समय सीमा के लिए इनकी एक निश्चित समय सीमा होती है। ठीक है, समय सीमा के लिए चुनकर आते हैं, जैसे कि अमेरिका में, और ये उत्तराधिकारी के नियम पर इनकी चुनाव होती है। ठीक है, इसलिए भारतीय संविधान की प्रस्तावना में गणतंत्र का अर्थ यह है कि भारत का प्रमुख अर्थात राष्ट्रपति चुनाव के जरिए सत्ता में आता है। इसका चुनाव 5 वर्ष के लिए अप्रत्यक्ष रूप से किया जाता है। ठीक है, अब भारत का प्रमुख कौन होता है? भारत का प्रमुख हमारे राष्ट्रपति होते हैं। ठीक है, ये कितने साल के लिए चुने जाते हैं? ये 5 साल के लिए चुने जाते हैं। ठीक है, गणतंत्र के अर्थ में दो और बातें शामिल हैं। पहली यह कि राजनैतिक संप्रभुता किसी एक व्यक्ति के हाथ में ना होकर लोगों के हाथों में होती है। ठीक है, और दूसरी है किसी भी विशेषाधिकार प्राप्त वर्ग की अनुपस्थिति होती है। इसलिए हर सार्वजनिक कार्यालय बगैर किसी भेदभाव के प्रत्येक नागरिक के लिए खुला होता है। ठीक है, छठा शब्द है न्याय। ठीक, प्रस्तावना में न्याय 3 भिन्न रूपों में शामिल है। 3 रूपों में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। इनकी सुरक्षा मौलिक अधिकार व नीति निर्देशक सिद्धांतों के विभिन्न उपबंधों के अधीन की गई है। फंडामेंटल राइट्स में है भी और TPSM में भी इसकी व्यवस्था की गई है। सामाजिक न्याय का अर्थ होता है हर व्यक्ति के साथ जाति, रंग, धर्म, लिंग के आधार पर बिना भेदभाव के समान व्यवहार किया जाए। इसका मतलब है समाज में किसी वर्ग विशेष के लिए विशेषाधिकार की अनुपस्थिति और अनुसूचित जाति, जनजाति या अन्य पिछड़े वर्ग तथा महिलाओं की स्थिति में सुधार। ठीक है, आर्थिक न्याय का अर्थ है कि आर्थिक कारणों के आधार पर किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। इसमें संपदा, आय, संपत्ति की असमानता को दूर करना भी शामिल है। सामाजिक न्याय और आर्थिक न्याय का मिला जुला न्याय ही अनुपाती न्याय है, जिससे मैं आगे लिखी हुई हूँ। अनुपाती न्याय क्या होती है? अनुपाती न्याय सामाजिक न्याय प्लस आर्थिक न्याय का मिला जुला ये रूप होता है। आर्थिक न्याय का मिला जुला रूप होता है अनुपाती न्याय। ठीक है, अब राजनीतिक न्याय क्या होता है कि हर व्यक्ति को समान राजनीतिक अधिकार प्राप्त हैं। ठीक है, चाहे वो राजनीतिक दफ्तरों में प्रवेश की बात हो अथवा अपनी बात सरकार तक पहुंचाने की हो। ठीक है, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक जो न्याय के तत्व हैं, इन तत्वों को 1917 की रूसी क्रांति से ली गई है। अगले शब्द की तरफ बढ़ते हैं और वो है स्वतंत्रता। ठीक, स्वतंत्रता की अर्थ है लोगों की गतिविधियों पर किसी प्रकार की रोक टोक की अनुपस्थिति तथा साथ ही हर व्यक्ति के विकास के लिए अवसर प्रदान करना। विकास के लिए अवसर प्रदान करना और किसी की गतिविधियों पर किसी प्रकार की रोक टोक न लगाना। ठीक है, प्रस्तावना हर व्यक्ति के लिए मौलिक अधिकारों के जरिए यानी कि फंडामेंटल राइट्स के जरिए विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, विश्वास, धर्म, उपासना और अभिव्यक्ति की
स्वतंत्रता सुनिश्चित करती है। इनके हनन के मामले में कानून का दरवाजा खटखटाया जा सकता है। यानी कितनी प्रकार की स्वतंत्रता है? 1 2 3 4, 4 प्रकार की स्वतंत्रता हमारे संविधान में उल्लिखित की गई है। जैसा कि प्रस्तावना में कहा गया कि भारतीय लोकतांत्रिक व्यवस्था को सफलतापूर्वक चलाने के लिए स्वतंत्रता परम आवश्यक है। हालांकि स्वतंत्रता का अभिप्राय यह नहीं है कि हर व्यक्ति को कुछ भी करने का लाइसेंस मिल गया हो। स्वतंत्रता के अधिकार का इस्तेमाल संविधान में लिखी सीमाओं के भीतर ही किया जा सकता है। संक्षेप में कहा जाए तो प्रस्तावना पे प्रदत्त स्वतंत्रता एवं मौलिक अधिकार शर्त रहित नहीं है। ठीक है, ये शर्त रहित नहीं है। हमारी प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समता और बंधुत्व की जो आदर्श हैं उन्हें फ्रांस की क्रांति, जो कि 1789 से 1799 तक चले थे, उनसे ली गई हैं। ठीक है, अगला शब्द देखते हैं, वो है समता। समता का अर्थ है समाज के किसी भी वर्ग के लिए विशेषाधिकारों की अनुपस्थिति। इसमें विशेषाधिकारों की अनुपस्थिति और बिना किसी भेदभाव के हर व्यक्ति को समान अवसर प्रदान करना। भारतीय संविधान की प्रस्तावना हर नागरिक को स्थिति और अवसर की समानता प्रदान करती है। स्थिति और अवसर की समानता प्रदान करती है। इस उपबंध में समता के 3 आयाम शामिल हैं: नागरिक, राजनीतिक और आर्थिक। मौलिक अधिकारों पर निम्न प्रावधान नागरिक समता को सुनिश्चित करते हैं, जो कि आर्टिकल 14 से 18 तक हैं। हमारा जो आर्टिकल 14 है वो है विधि के समक्ष समता। इन्हें डिटेल में हम मौलिक अधिकार वाले चैप्टर में करेंगे। 15 है धर्म, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर मूल वंश निषेध। धर्म, लिंग, जाति, जन्म स्थान के आधार पर मूल वंश निषेध। उसके बाद से 16 है अवसर की समता। 17 है अस्पृश्यता का अंत और 18वां है उपाधियों का अंत। ठीक है, इसको एक्सप्लेन करके हम मौलिक अधिकार वाले चैप्टर में देखेंगे। संविधान में 2 ऐसे उपबंध किए गए हैं जो कि राजनीतिक समता को सुनिश्चित करते हैं। हमारा पहला है आर्टिकल 325, जो कहता है कि धर्म, जाति, लिंग अथवा वर्ग के आधार पर धर्म, जाति, लिंग अथवा वर्ग के आधार पर किसी व्यक्ति को मतदाता सूची में शामिल होने के अयोग्य करार नहीं दिया जा सकता। यानी मतदाता सूची में शामिल होने के लिए इन 4 आधारों पे उसे अयोग्य नहीं ठहराया जा सकता है। ठीक है, ये आधार अक्सर पूछता है कि आर्टिकल 325 के तहत कितने आधारों पर मतदाता सूची से किसी व्यक्ति को अयोग्य नहीं ठहराया जा सकता है, तो ये आपको याद होना चाहिए। ठीक है, और दूसरा आर्टिकल है आर्टिकल 326, जो कि कहता है लोकसभा और विधानसभा के लिए वयस्क मताधिकार का प्रावधान है। लोकसभा और स्टेट लेजिस्लेचर के लिए वयस्क मताधिकार होगा। ठीक है, जो डीपीएसपी है यानी कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, इसका जो अनुच्छेद है आर्टिकल 39, महिला तथा पुरुष को जीवन यापन के लिए पर्याप्त सुविधा और समान काम के लिए और समान वेतन के अधिकार को सुनिश्चित करता है। ठीक है, ये भी समानता को सुनिश्चित करता है। अगला हमारा महत्वपूर्ण शब्द है वो है बंधुत्व। बंधुत्व का अर्थ है भाईचारे की भावना। संविधान एकल नागरिकता जो है के तंत्र के माध्यम से भाईचारे की भावना को प्रोत्साहित करता है। मौलिक कर्तव्य 51 का भी कहता है कि यह हर भारतीय नागरिक का कर्तव्य होगा कि वह धार्मिक, भाषाई, क्षेत्रीय अथवा वर्ग विविधताओं से ऊपर उठकर सौहार्द और आपसी भाईचारे की भावना को प्रोत्साहित करेगा। ठीक है, ये कितने आधार हैं? 1 2 3 4
चार आधार से ऊपर उठकर ये भाईचारे की भावना को प्रोत्साहित करेगा। ठीक है। प्रस्तावना कहती है कि बंधुत्व में दो बातों को सुनिश्चित करना होगा। पहला, व्यक्ति का सम्मान, और दूसरा, देश की एकता और अखंडता। अखंडता शब्द को 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा जोड़ा गया था। ये आप लोग ध्यान में रखिएगा। ठीक है। संविधान सभा की प्रारूप समिति के एक सदस्य थे के एम मुंशी। उनके अनुसार व्यक्ति के गौरव का अर्थ यह है कि संविधान न केवल वास्तविक रूप से में भलाई तथा लोकतांत्रिक तंत्र की मौजूदगी सुरक्षित करती है, बल्कि यह भी मानता है कि हर व्यक्ति का व्यक्तित्व पवित्र होता है। इस पर किसी व्यक्ति के गौरव को सुनिश्चित करने वाले मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक तत्वों के कुछ प्रावधान बल देते हैं। इसके अलावा मौलिक कर्तव्य में कहा गया है कि भारत के हर नागरिक की जिम्मेदारी होगी कि वो महिलाओं के गौरव को ठेस पहुंचाने वाली किसी भी हरकत का त्याग करें और भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करें। देश की एकता और अखंडता पद में राष्ट्रीय अखंडता के दोनों मनोवैज्ञानिक और सीमाई आयाम शामिल हैं। संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत का वर्णन राज्यों के संघ के रूप में किया गया है। आर्टिकल 1 में भारत को राज्यों का संघ कहा गया है, ताकि यह बात स्पष्ट हो जाए कि राज्यों को संघ से अलग होने का कोई अधिकार नहीं है। इससे भारतीय संघ की बदली न जा सकने वाली प्रकृति का परिलक्षण होता है। इसका उद्देश्य राष्ट्रीय अखंडता के लिए बाधक सांप्रदायिकता, क्षेत्रवाद, जातिवाद, भाषावाद इत्यादि जैसे बाधाओं से पर पार पाना है। ठीक है। अब भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है, इसके महत्व को दर्शाने के लिए आगे के टॉपिक में बताया गया है। तो कुछ विद्वान है जो भारतीय संविधान के इसकी प्रस्तावना है, इसके बारे में अपना मत रखते हैं। तो उनकी ये जो कोट है आप लोग जरूर याद रखिएगा। ठीक है। प्रस्तावना में उस आधारभूत दर्शन और राजनीतिक, धार्मिक और नैतिक मौलिक मूल्यों का उल्लेख है जो हमारे संविधान के आधार हैं। इसमें संविधान सभा की महान और आदर्श सोच उल्लिखित है। इसके अलावा यह संविधान की नींव रखने वालों के सपनों और अभिलाषाओं का परिलक्षण करती है। संविधान निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले संविधान सभा के अध्यक्ष सर अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर के शब्दों में, संविधान की प्रस्तावना हमारे दीर्घकालीन सपनों का विचार है। ठीक है। अगला देखते हैं। संविधान सभा की प्रारूप समिति के सदस्य थे के एम मुंशी। इनके अनुसार प्रस्तावना हमारी लोकतांत्रिक गणराज्य का भविष्य फल है। संविधान सभा के एक अन्य सदस्य पंडित ठाकुर दास भार्गव ने संविधान की प्रस्तावना के संबंध में कहा, प्रस्तावना संविधान का सबसे सम्मानित भाग है। यह संविधान की आत्मा है, यह संविधान की कुंजी है, यह संविधान का आभूषण है। यह एक उचित स्थान है जहाँ से कोई भी संविधान का मूल्यांकन कर सकता है। सुप्रसिद्ध अंग्रेज राजनीति शास्त्र सर अर्नेस्ट बार्कर संविधान की प्रस्तावना लिखने वालों को राजनीतिक बुद्धिजीवी कहकर अपना सम्मान देते हैं। वह प्रस्तावना को संविधान का कुंजी नोट कहते हैं। ठीक है। वह प्रस्तावना के पाठ से इतने प्रभावित थे कि उन्होंने अपनी पुस्तक प्रिंसिपल्स ऑफ सोशल एंड पॉलिटिकल थ्योरी ये बुक किसकी है? सर अर्नेस्ट बार्कर की है। इसकी शुरुआत में ही ये प्रस्तावना का उल्लेख कर देते हैं, ये इतने इम्प्रेस थे। ठीक है। भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश एम हिदायतुल्लाह मानते हैं, प्रस्तावना अमेरिका की स्वतंत्रता की घोषणा के समान है, लेकिन यह एक घोषणा से भी ज़्यादा है। यह हमारे संविधान की आत्मा है, जिसमें हमारे राजनीतिक समाज के तौर तरीकों को दर्शाया गया है। इसमें गंभीर संकल्प शामिल है जिन्हें एक क्रांति ही परिवर्तित कर सकती है। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो हमारा हेडिंग है वो है संविधान के एक भाग के रूप में प्रस्तावना। कि इसमें यह डिस्कशन है कि क्या प्रस्तावना हमारे संविधान का भाग है अथवा नहीं। इसको लेकर अक्सर विवाद होता रहा है। बेरुबाड़ी संघ मामले में उच्चतम न्यायालय ने कहा कि प्रस्तावना संविधान में निहित सामान्य प्रयोजनों को दर्शाता है और इसलिए संविधान निर्माताओं के मस्तिष्क के लिए एक कुंजी है। इसके अतिरिक्त अनुच्छेद में प्रयोग की गई व्यवस्थाओं के अनेक अर्थ निकलते हैं। इस व्यवस्था के उद्देश्य को प्रस्तावना में शामिल किया गया है।
प्रस्तावना की विशेषता को स्वीकारने के लिए इस उद्देश्य के बारे में व्याख्या करते हुए उच्चतम न्यायालय ने कहा कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है। ठीक है, किसमें? बेरुबाड़ी संघ मामले में। फिर आया हमारा केशवानंद भारती मामला, जो कि 1973 में हुआ। इसमें उच्चतम न्यायालय ने पूर्व व्याख्या को अस्वीकार कर दिया और यह व्यवस्था दिया कि प्रस्तावना जो है संविधान का भाग है। यह महसूस किया गया है कि प्रस्तावना संविधान का अति महत्वपूर्ण हिस्सा है और संविधान की प्रस्तावना में उल्लिखित महान विचारों को ध्यान में रखकर संविधान का अध्ययन किया जाना चाहिए। LIC ऑफ इंडिया, जो कि 1995 में हुआ था, इसमें भी उच्चतम न्यायालय ने कहा कि प्रस्तावना संविधान का आंतरिक भाग है। ठीक है, संविधान के अन्य भागों की तरह ही संविधान सभा ने प्रस्तावना को भी बनाया, परंतु जबकि अन्य भाग पहले से ही बनाए जा चुके थे। प्रस्तावना को अंत में शामिल किए जाने का कारण यह था कि इसे सभा द्वारा स्वीकार किया गया। जब प्रस्तावना पर मत व्यक्त किया जाने लगा तो संविधान सभा के अध्यक्ष ने कहा, प्रश्न यह है कि क्या प्रस्तावना संविधान का भाग है? इस प्रस्ताव को तब स्वीकार कर लिया गया, लेकिन उच्चतम न्यायालय द्वारा वर्तमान मत दिए जाने के बाद कि प्रस्तावना संविधान का भाग है, यह संविधान के जनकों के मत से साम्यता रखता है। हमारी प्रस्तावना के संबंध में दो तथ्य उल्लेखनीय हो जाते हैं। पहला, प्रस्तावना न तो विधायिका की शक्ति का स्रोत है और न ही उसकी शक्तियों पर प्रतिबंध लगाता है। दूसरा, यह गैर न्यायिक है, अर्थात इसकी व्यवस्थाओं को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, प्रस्तावना संविधान की शक्तियों का स्रोत नहीं है। दूसरा, यह गैर न्यायिक है, इसलिए इसकी व्यवस्थाओं को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है। ठीक है, अब फिर ये प्रश्न उठता है कि क्या प्रस्तावना में संशोधन की संभावना है? ठीक है, अब देखिए, क्या प्रस्तावना में संविधान की धारा 368 के तहत संशोधन किया जा सकता है? आर्टिकल 368 के तहत संशोधन किया जा सकता है? यह प्रश्न पहली बार केशवानंद भारती मामले में उठा। यह विचार सामने आया कि इसमें संशोधन नहीं किया जा सकता, क्योंकि यह संविधान का भाग नहीं है। ठीक है, जैसा कि पहले देखें आप लोग, केशवानंद ने माना कि यह संविधान का भाग नहीं है, इसलिए इसमें संशोधन नहीं किया जा सकता। याचिकाकर्ता ने कहा कि 368 के तहत जरिए संविधान के मूल तत्व व मूल विशेषताओं जो कि प्रस्तावना में उल्लिखित हैं को ध्वस्त करने वाले संशोधन नहीं किया जा सकते। ठीक है, हालांकि उच्चतम न्यायालय ने व्यवस्था दी कि प्रस्तावना संविधान का एक भाग है। न्यायालय ने यह मत बेरुबाड़ी, यानी कि जो 1960 में केस हुआ था, के तहत दिया और कहा कि पूर्व में इस केस में संदर्भित निर्णय गलत था और कहा कि प्रस्तावना को संशोधित किया जा सकता है। ठीक है, बशर्ते मूल विशेषताओं में संशोधन नहीं किया जा सकता। दूसरे शब्दों में, न्यायालय ने व्यवस्था दी कि प्रस्तावना में निहित मूल विशेषताओं को अनुच्छेद 368 के तहत संशोधित नहीं किया जा सकता। अब तक प्रस्तावना को केवल एक बार संशोधित किया गया है, वो भी 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा, जिसके तहत इसमें समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता जैसे शब्द को जोड़े गए और इसे वैध ठहराया गया। ठीक है, तो यह था हमारा इंडियन पॉलिटी का चौथा चैप्टर, भारतीय संविधान की प्रस्तावना। इसको आज हम यहीं समाप्त करते हैं। मुझे जितने भी इम्पॉर्टेंट कीवर्ड्स लगते हैं या फिर जो भी लाइन लगती है, मैं उसको नोट कर दी हूँ अपने नोट्स में, बाकी एक्सप्लेन करके आपको समझा दी हूँ। इसका PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा और इसमें वही फैक्ट्स हैं जो हमारे एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट हैं। बाकी इसमें केवल एक्सप्लेन करके समझना है। ठीक है, तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार।